आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन लॉ बेटा हमने शुरू किया है एंड यू विल फाइंड नोट्स इन योर मेन ग्रुप। अगर किसी के पास फिर भी नोट्स नहीं है तो मेरे को व्हाट्सएप करना इस नंबर पे, बाद में, अभी नहीं भेजूंगा, बाद में आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको आज के जो क्लास नोट्स हैं वो शेयर कर दूँगा। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किन के बीच में होगा? एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन टू पीपल एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, इसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। जब दो लोग एक पॉइंट पर एग्री हो जाएं उसे क्या कहेंगे? एग्रीमेंट। कंसेंसस एड इडम, बोलो जोर से। ऐसे कर रहे हो, रोटी खा के नहीं आए? बोलो ढंग से। कंसेंसस एड इडम। आपकी ये जो मसल्स यूज होनी चाहिए बोलते वक्त, आपकी बोलने में एक सिंह आसन होता है, सिंह आसन, वो किया करो सवेरे उठ के, तब आपकी आवाज में दम आएगा। तो क्या बोला एग्रीमेंट का मतलब मैंने? कंसेंसस एड इडम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड। ये एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? पार्टीज एट डिस्प्यूट के बीच में। हाँ जी, समझ आ रहा है बात? ये एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? जो पार्टीज एट डिस्प्यूट है। मान लो दो पार्टीज हैं, एक है मिस्टर ए और दूसरी पार्टी है मिस्टर बी। इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है? मिस्टर ए के बीच में और बी के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है? तो ए और बी को क्या बोला जाएगा? पार्टीज एट डिस्प्यूट। तो इनको क्या चाहिए? रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट चाहिए। डिस्प्यूट को ये समाधान करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि जब हमारा झगड़ा होता है किसी के साथ, ग्रज होता है, तो हम पीस ऑफ माइंड हमारे पास नहीं होता, तो इनको पीस ऑफ माइंड चाहिए। इसके लिए ये चाहते हैं कि इनके डिस्प्यूट को रिजोल्व हो जाए। तो इनके पास एक तो तरीका ये है कि ये सिविल कोर्ट में चले जाएं, ठीक है? तो सिविल कोर्ट में जो काम होगा, जो एडजुडिकेशन चलेगा, ट्रायल चलेगा, वो चलेगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंग। अगर ये खुद का प्रोसीजर यानी अपनी सुविधा के हिसाब से प्रोसीजर चलाना चाहते हैं तो ये सहारा ले सकते हैं एडीआर का। एडीआर का मतलब क्या बताया था कल मैंने? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, एडीआर। और एडीआर का एक लेग है आर्बिट्रेशन, एक लेग है कॉन्सिलिएशन, एक लेग है मीडिएशन, एक लेग है नेगोशिएशन, ठीक है? तो डिफरेंट टाइप्स के एडीआर होते हैं। बोलो कौन क्या क्या नाम लिया मेरे साथ? बोलो। आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन एंड नेगोशिएशन। ये कई तरह के ब्रांचेस हैं आर्बिट्रेशन की, तो एडीआर की। तो एडीआर में सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया है? आर्बिट्रेशन। और जब आर्बिट्रेशन स्टार्ट किया है तो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? अगर कोई चाहता है कि उसका डिस्प्यूट कोर्ट में रिजॉल्व ना होके एडीआर के थ्रू रिजॉल्व हो, तो सबसे पहले एक चीज क्या करनी पड़ेगी? उसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रोवाइड्स, ठीक है? मेरे साथ साथ नोट भी कर सकते हो, ठीक है बेटा? यहां से एक मैं ये नोट्स, क्योंकि डेली बेसिस का अफेयर होगा, ठीक है? आप इधर एक आर्या समाज मंदिर है, थोड़ा सा इधर लेफ्ट जाओगे ना, इधर की तरफ ऐसे बाहर जाके, तो वहां पे मेरा नाम लेना, एलके सोनी बोलना, वो आपको 75 पैसे लेगा पर पेज, सस्ता करेगा ना मेरा नाम लोगे तो। मेरी दुकान नहीं है, वैसे आपकी हेल्प के लिए बोल रहा हूँ। ये आपको ये नीचे तो 2 4 5 रुपये लेंगे, ठीक, वहाँ पे 75 पैसा लेंगे। तो आप कोशिश किया करो कि, मर्जी है वैसे आपकी, राइट? अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि अब जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको भी, तो आप वहाँ से फोटो कॉपी भी करवा सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके लिए, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी नोटबुक को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अक्सर ऐसा ही करूँगा कि पहले आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भेजूंगा नोट्स डेली बेसिस पे। जो मैं क्लास में आज पढ़ाऊंगा उसके नोट्स पहले ही आपको मिल जाएंगे, सो दैट कि आप उसको देख कर आओ, एक बार ही पढ़ कर आओ, समझ के आओ कि सर आज क्या पढ़ाएंगे। आप पढ़ कर पहले आओगे, देखो बेटा ये अगर प्रोसेस फॉलो कर लो,
पहले पढ़कर आओ, क्लास में पढ़ो, एक बारी घर जाके पढ़ लो, यू विल बी अनस्टॉपेबल। कोई माइका लाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है बेटा। कोई भी चीज़ हम 3 बारी जब हम पढ़ लेते हैं तो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमारे माइंड को एक सिग्नल मिल जाता है कि ये जो चीज़ है ना, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा माइंड एक नेचुरल प्रोग्रामर है, वो उसके पास एक कुदरत का बनाया हुआ प्रोग्राम है। जब कोई भी चीज़ तुम 3 बारी रिवाइज करो तो वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। इसका सबूत चाहिए, क्योंकि मैं देखो लीगल प्रोफेशनल हूँ, मैं बिना सबूत की कोई बात करता ही नहीं। मैं वो बात करूँगा ही नहीं, कच्ची बात मैं करूँगा ही नहीं आपके साथ। मैं वो बात करूँगा जिसका मैं एविडेंस तुम्हें दे सकूँ। एविडेंस जानना चाहते हो इस बात का? सुखमनी साहब, गुरु ग्रंथ साहब जी का एक पार्ट है सुखमनी साहब, वो शुरू ऐसे होता है, सिमर 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 3 बारी। रिकॉल, सिमर का मतलब पंजाबी वर्ड है, सिमर का मतलब रिकॉल करना। ठीक है, सिमर सिमर सिमर, रिकॉल रिकॉल रिकॉल, नर उतर अस्पारा। कोई भी चीज अचीव कर सकते हो इंक्लूडिंग गॉड। ठीक है, आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो इंक्लूडिंग गॉड। ये क्या है भाई? तो आपसे क्वेश्चन होगा कि सर क्या 3 बारी पढ़ें? अरे मैं कह रहा हूं जितनी बारी मर्जी पढ़ो, 3 बार तो मिनिमम है। कोई भी चीज, कोई भी सेक्शन 3 बारी पढ़ोगे, कोई भी प्रोविजन 3 बारी पढ़ोगे, वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। तो जो क्लास नोट्स दे रहा हूं, पढ़कर आओ, क्लास में पढ़ो, एक बारी घर जाके पढ़ लो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। स्टे हाईली पॉजिटिव। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे आ जाते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रोवाइड्स मैंडेट। मैंडेट का मतलब पावर। ठीक है, मैंडेट का मतलब क्या है? पावर। टू द, किसको मैंडेट मिलता है? टू द आर्बिट्रेटर, प्रोवाइड्स मैंडेट टू आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को ये मैंडेट मिल जाता है कि वो ए और बी का जो डिस्प्यूट है, जैसे मान लीजिए उन्होंने मिस्टर सी को अपना आर्बिट्रेटर बनाया, तो सी के पास ये मैंडेट मिल जाएगा कि वो ए और बी के डिस्प्यूट को रिजोल्व कराए। समझ में बात की नहीं है? तो आर्बिट्रेशन की शुरुआत कहां से होगी? पहली चीज कहां से शुरुआत होगी? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से। ठीक है, जब दोनों पार्टीज, इसका मतलब ये है बेटा, इसका सिंपल शब्दों में मतलब बताऊं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब दोनों पक्ष चाहेंगे कि हम आर्बिट्रेशन के थ्रू जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आर्बिट्रेशन एक्टिवेट होगा। अगर एक पार्टी चाहती है कि वो आर्बिट्रेशन के थ्रू जाए, दूसरी पार्टी चाहती है कि कोर्ट के थ्रू जाए, ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन लिखो। मिस्टर ए, देयर इज अ, लिखो ऐसे, लिखो क्वेश्चन ऐसे लिखो, देयर इज अ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। देयर इज अ डिफाइंड लीगल relationship between Mr. A and B there is a defined legal relationship between Mr. A and Mr. B, and Mr. A wants to get resolved their dispute through arbitration. On the other hand, Mr. B is not agree on that. Being a legal expert, advise them. Can they do so? Can they resolve their dispute through arbitration? ये आंसर आपने लिखकर मुझे भेजना है, ये प्रैक्टिस करना है। जब मैं आपको ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा दूंगा तब आप मुझे लिखकर इसका आंसर देना। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। ठीक है बेटा, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा बढ़िया बन जाओगे। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं?
तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडीआर। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से ही मैंडेट मिलेगा आर्बिट्रेटर को, और वो एज एन आर्बिट्रेटर काम कर पाएगा, यानी उनके डिस्प्यूट को रिजोल्व करा पाएगा। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता क्या है। क्लास की शुरुआत में मैंने आपसे एग्रीमेंट का लीगल मीनिंग या लिटरल मीनिंग डिस्कस किया। वैसे एग्रीमेंट एक टर्म इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लोज ई। प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी प्रोमिस और कंसिडरेशन जब आपस में मिलते हैं तो एग्रीमेंट बनता है। तो एग्रीमेंट टर्म का लीगल मीनिंग, लिटरल मीनिंग ये है मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो हमें यहाँ पे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट का मीनिंग है वो मीनिंग नहीं लेना, यहाँ हमें लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म लेना है कि जब दो लोग किसी काम के ऊपर एग्री हो जाएं, ठीक है, जब दो लोग किसी काम को करने के लिए एग्री हो जाएं तो उसे हम कहेंगे एग्रीमेंट, ठीक है। लीगल मैक्सिमम यूज करते हैं कंसेंसस एड इडम। या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से मतलब यह है कि दोनों लोग अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजोल्व कराना चाहते हैं, ठीक है। अब ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिफाइंड है सेक्शन 7 के अंदर। सेक्शन 7 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ये डिफाइंड है कहां पे? सेक्शन 7 के अंदर। इन दिस पार्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस, या एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है पहले बेटा। लिटरल मीनिंग तो लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ तो मैंने बता दिया, लेकिन यहां आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मीनिंग बता रहा है सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। स्क्रीन पे आपके सामने, आप ध्यान से देखिए। मींस एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल और सर्टेन। पहले यूज किया ऑल, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है आपने। ऑल का मतलब सभी। सर्टेन डिस्प्यूट्स यानी दो लोगों के बीच में मल्टीपल डिस्प्यूट्स हैं, उनमें से वो कोई डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजोल्व करवा सकते हैं। सभी के सभी, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में मल्टीपल डिस्प्यूट्स हैं, तो वो सभी के सभी डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन के थ्रू लेके जा सकते हैं या सर्टेन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करा सकते हैं। विच हैव अराइजन और विच मे अराइज बिटवीन देम in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. Defined legal relationship, whether contractual or not. तो एक एक करके सब सेक्शन 1 का एक एक वर्ड पे हम काम करेंगे, ठीक है। ये तो इसका सब सेक्शन 1 का मीनिंग जैसे बेयर एक्ट में लिखा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। कहते हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब है कि दो पार्टीज के बीच में जब एग्रीमेंट हो जाए और वो अपने डिस्प्यूट्स, ऑल डिस्प्यूट्स जो अराइज प्रीवियसली हो चुके हैं, यानी पास्ट डिस्प्यूट्स कवर है इसमें। यानी क्या कवर है इसमें? ध्यान से सुनना बेटा, कि ए और बी के बीच में झगड़ा हो चुका है और झगड़ा होने के बाद वो आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं। समझ आई बात कि नहीं आई? यानी क्या समझाना चाहता हूं बेटा मैं ये समझाना चाहता हूं, मान लीजिए दिस इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है। This is what? Arbitration agreement. और dispute has already arisen. ये dispute है, तो पहले dispute आया और फिर arbitration agreement किया। हमें ये apprehension है। क्या है हमें? apprehension मतलब डर। क्या है? डर। क्या कि आज तो टर्म्स हमारे अंदर ठीक है, हो सकता है कि कल को हमारे अंदर डिस्प्यूट हो जाए, हमारे बीच में डिस्प्यूट हो जाए। आज से ही है सब, पर ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में डिस्प्यूट हो जाए। तो पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर सकते हो कि झगड़ा अभी हुआ नहीं है, हो गया तो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के पहले भी हो सकता है और बाद में भी। अगर पहले हो चुका है तो इसको बोलेंगे पास्ट डिस्प्यूट। क्या बोलेंगे इसे बेटा? पास्ट डिस्प्यूट। और अगर फ्यूचर में है तो इसको बोलेंगे फ्यूचर डिस्प्यूट। तो न्यूमरस टाइम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि हम पिछले डिस्प्यूट के लिए कर सकते हैं या फ्यूचर वाले डिस्प्यूट के लिए, दोनों के लिए कर सकते हो जी। बोलो बात समझ में आए कि नहीं?
ये क्या है? फ्यूचर डिस्प्यूट। तो ये पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट था डायग्राम के अंदर, ये वाला पॉइंट क्या है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। और ये वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट क्या है बेटा? डिस्प्यूट। यहां डिस्प्यूट हुआ, यहां डिस्प्यूट हुआ। और लैंग्वेज को एक बार फिर से हम काम करेंगे, ठीक है? ऐसे काम करेंगे कि किसी माइके लाल ने ना किया हो। जो भी आप काम करो या तो मत करो, मेरा ये मानना है। क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ एक्सपर्टीज की वैल्यू है। या तो आपको कोई चीज आती है तो फिर आपसे बढ़ के कोई नहीं है दुनिया में। ये तो नहीं आती, बीच वाला चीज कोई है नहीं। समझ आ रही बात की नहीं? तो इसलिए एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए जब आप लॉ पढ़ते हैं। Arbitration agreement means an agreement by the parties to submit to arbitration or all certain dispute which have arisen or which may arise in respect of defined legal relationship। बोलो, डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप से पहले सभी बात क्लियर है? अब ये जो लीगल रिलेशनशिप की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है ना? रिलेशनशिप दो तरह की हो सकती है, लीगल भी हो सकती है, अदरवाइज भी हो सकती है। आपने शोले फिल्म देखी है? बोलो, देखिए। वो गाना सुना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सुना? लेकिन लोग कहता है कि हम नहीं रिकॉग्नाइज करते। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट में केस आया, एक लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, ऐसे ही गाने गाते थे गंदे गंदे से, जैसे मैंने अभी सुनाया है ना, ठीक है? तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, सुनने वाली बात है ये, ठीक है? तो क्या हुआ इसमें, क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट का एक, ठीक है, मैं आपको आपके मेरे व्हाट्सएप चैनल में इसका डिटेल मिल जाएगा। तो झगड़ा हो गया फिर, ठीक है? अब वो लड़की चले गई कोर्ट में मेंटेनेंस केस करने के लिए, ठीक है? अभी मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन भी डाला था कि मेंटेनेंस केस कौन कौन कर सकते हैं? पेरेंट्स कर सकते हैं, ठीक है? आज आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? कल को आप बुढ़ापे में उनका साथ नहीं दो तो आप कोई केस कर सकते हैं। समझ में आई बात? एक हस्बैंड के ऊपर एक वाइफ केस कर सकती है, चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के ऊपर केस कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे लड़का और लड़की, वो लड़की चलेगी कोर्ट में, बोले मैं इसके साथ 3-4 साल रही, ठीक है? तो कोर्ट पूछता है ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोर्ट ने सवाल पूछा, भाई तुम हो कौन, बताओ। माँ तो तुम इसकी लगते नहीं, ना तुम इसके बच्चे लगते हो, वाइफ ऑफ क्या तुम इसके हो, कौन तुम? उसके पास जवाब नहीं था, तो कोर्ट ने मेंटेनेंस ऑर्डर करने से मना कर दिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, देयर आर सर्टेन रिलेशनशिप जिसका कानून की नजरों में महत्व है, और देयर आर सर्टेन रिलेशनशिप जिनकी कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट के अंदर। तो हम यहां कौन से रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं बच्चों? लीगल रिलेशनशिप की। अब इन लीगल रिलेशनशिप को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है? जैसे कि आप सामने डायग्राम में देख सकते हैं, स्क्रीन पे देखिए। एक है कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है बेटा? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप यानी ऐसी लीगल रिलेशनशिप जो तुमने क्रिएट की है आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? क्रिएटेड लीगल रिलेशनशिप, ठीक है? समझ आई बात कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? क्रिएटेड, बोलो। ऐसे बोल रहे हो जैसे पता नहीं क्या बीमार हो, है ना? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड लीगल रिलेशनशिप, ठीक है? और एक रिलेशनशिप होती है जो लीगल है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, ठीक है? इसका मैंने एग्जांपल दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल का एग्जांपल क्या दिया? बायर एंड सेलर का जो रिलेशनशिप है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल रिलेशनशिप है, ठीक है? एक आदमी बायर है, एक आदमी सेलर है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो बायर और सेलर के बीच में जो रिलेशनशिप वो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्चुअल। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्चुअल। इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है बेटा? इंश्योरेंस कंपनी और आप और इंश्योर्ड पर्सन के बीच में रिलेशनशिप कौन सा हुआ? कॉन्ट्रैक्चुअल। देयर कुड बी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, और ऐसा लीगल रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है बट लीगल है। एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट,
ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, ये देखो मैंने लिखा हुआ है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट किसके बीच में होता है? ट्रस्ट में ट्रीपैट्राइट अरेंजमेंट है। ट्रस्ट क्या है? तीन आयामी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एक होता है ट्रस्टी, एक होता है ऑथर ऑफ ट्रस्ट। एक कौन होता है? ऑथर ऑफ ट्रस्ट, और वो ट्रस्टी अपॉइंट करता है, और ट्रस्टी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, और ट्रस्टी को कहता है कि तू बेनिफिशियरी के लिए इस प्रॉपर्टी की देखरेख करियो। तो ट्रस्टी प्रॉपर्टी को संभालेगा, ट्रस्टी क्या करेगा? प्रॉपर्टी को संभालेगा, किसके बेनिफिट के लिए? बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए। तो ये ट्रस्ट का, अगर हम ट्रस्ट का ऑथर ऑफ ट्रस्टी और ऑथर ऑफ ट्रस्ट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट माने, तो बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बेनिफिशियरी तो थर्ड पार्टी हुई ना बेटा। अब ट्रस्टी अगर बेईमान हो जाए तो बेनिफिशियरी उसके ऊपर केस कर सकता है। अब बेनिफिशियरी और ट्रस्टी का जो रिलेशनशिप है वो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल रिलेशनशिप है, यानी दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप है बट वो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी हो सकता है और अदरवाइज भी हो सकता है। मैंने दोनों के एग्जांपल दिए, और एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर बना रहे हो, और आपके घर बनाने के तरीके से आपके पड़ोसी को नुकसान हो गया, उसके घर को डैमेज हो गया, ठीक है, तो इसको हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं टॉर्ट। टॉर्ट्स भी एक लीगल रिलेशनशिप है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। तो पड़ोसी से नुकसान की भरपाई करवाओगे कि नहीं करवाओगे? बोलो, करवाओगे ना। तो पड़ोसी और आपके बीच में क्या बन गया? एक ऐसा रिलेशनशिप बन गया जो कि लीगल नहीं है, जो कि लीगल है, सॉरी, जो लीगल है बट कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। तो रिलेशनशिप दो तरह के होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल। अब सब सेक्शन 1 की लैंग्वेज दोबारा से पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, जोर जोर से क्लेम करके बोला करो। जो जितना आप जोर जोर से, मतलब है ना, जब पढ़ लिया ना एक बारी, अब जोर जोर से पढ़ो, शाबाश पढ़ो। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सेक्शन 7। इन दिस पार्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन्स an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. मैंने एक एक वर्ड इसका समझा दिया आपको, वो बात समझ में आएगी नहीं? कोई डाउट है तो आप बताइए, ठीक है, क्लियर है? कोई मन में कोई बात आ रही हो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़े फिर। ये था सब सेक्शन 1। सेक्शन 7 का, ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो जबरदस्त तरीके से सेक्शन 7 पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सेक्शन 7 आपकी पूरी लाइफ काम आएगा। आप आगे जाके प्रोफेशनल में जाओगे, आगे जाके आप, ठीक है, एडवोकेट बनोगे, लीगल प्रोफेशनल बनोगे, ठीक है, कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर बनोगे आप, तो बहुत काम आएगा सेक्शन 7 आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2। अब सब सेक्शन 2 कहता है, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो पता चल गया जी क्या होता है। दो लोग अपने डिस्प्यूट को एडीआर को रेफर करना चाहते हैं तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा? आर्बिट्रेशन। अब वो एग्रीमेंट बनाएंगे कैसे? सब सेक्शन 2 इस पे रोशनी डाल रहा है कि अब मैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करना तो चाहता हूं पर मैं करूंगा कैसे, ठीक है। तो पहली बात, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा इन राइटिंग होना चाहिए, ओरल नहीं चलेगा। ये क्या होता है? इन राइटिंग होना चाहिए हमेशा। तो एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लोज और इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एग्रीमेंट। अब इसके ऊपर हम एक डायग्राम बना के इसको मैं समझाता हूं, ठीक है। तो दो तरह के फॉर्मेट बता दिए इसके। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करने के फॉर्मेट दो तरीके के, ठीक है। मान लो ए और बी के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट दो तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है, दो तरीके से फॉर्म हो सकता है। कैसे? मान लीजिए ये ए और बी के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें मान लो ए बी से एक मशीन खरीद रहा है, ठीक है।
मिस्टर बी से क्या परचेज कर रहा है, अपनी फैक्ट्री के लिए एक मशीन परचेज कर रहा है, और वो चाहते हैं कि अगर उस मशीन के संदर्भ में, उसके कंटेक्स्ट में कोई झगड़ा हो तो वो आर्बिट्रेशन के पास जाए, ना कि कोर्ट में। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने पहले मेन क्लोज की लिख लेंगे कि भाई मैंने तेरे को मशीन दी, मशीन 6 महीने के लिए गारंटी है, ये फला फला, ऐसे उन्होंने कई सारी टर्म्स कंडीशन लिख ली। समझ गए, ये सारी क्या लिखी उन्होंने, टर्म्स कंडीशन। फिर उन्होंने ये लिखा कि अगर हमारे बीच में झगड़ा हुआ तो हम मामला आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने जब अपनी सारी टर्म्स कंडीशन लिख ली और लास्ट में उन्होंने क्या लिखा कि अगर झगड़ा हो गया, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो मेरे से, ठीक है, या आपने टाइमली पेमेंट नहीं करी, झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो उस मामले को हम कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे, हम किससे रिजॉल्व करेंगे, आर्बिट्रेशन की। अगर इस तरीके का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो इसे हम बोलेंगे आर्बिट्रेशन क्लोज। क्या बोलेंगे इसे हम, आर्बिट्रेशन क्लोज इन द मेन एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे इसे हम, आर्बिट्रेशन क्लोज इन द मेन एग्रीमेंट। ठीक है, अब ए और बी के बीच में फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, दिन में कई ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है बच्चों, या मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो हर बारी इस को रेफर नहीं करना चाहते। वो कहते हैं एक दिन तसल्ली से बैठेंगे और अपने जितने भी फ्यूचर इंस्टांसेस होंगे हमारे बीच में, जितने भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होंगी, जो भी हमारे बीच में व्यापार होगा, वो हम सभी आर्बिट्रेशन के थ्रू लेके जाएंगे। आज हम बैठ के एग्रीमेंट कर रहे हैं, आज के बाद हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू लेके जाएंगे, कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे। ऐसा उन्होंने एक बारी एग्रीमेंट बैठ के कर लिया। अब उनको हर कॉन्ट्रैक्ट में ये बात नहीं लिखनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं सेपरेट आर्बिट्रेशन, सेपरेट एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे उसको बेटा, सेपरेट एग्रीमेंट। ठीक है, ये कैसे होगा, जैसे मान लो ये तो आपका मेन एग्रीमेंट हुआ, ये क्या हुआ, मेन एग्रीमेंट, और साथ में आपने अलग से एक एग्रीमेंट कर लिया, इसको बोलेंगे क्या, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो सब सेक्शन 2 की लैंग्वेज आप जोर से पढ़ो, शाबाश, आप जोर से पढ़ो, शाबाश, पढ़ो। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement। तो इस पे अगर बेटा 3-4 नंबर का क्वेश्चन आए तो रिजॉल्व कर दोगे ना, सॉल्व कर दोगे ना, रिजॉल्व वर्ड मुंह से निकल रहा है, सॉल्व कर दोगे ना, आ जाओगे सब सेक्शन 3 पे आ जाओ। तो वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, कई बार एग्जाम में आपके ये आ चुका है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखो, एक बार 4-5 नंबर का क्वेश्चन आया था आपके सीएस के एग्जाम में, लिखो बेटा ये क्वेश्चन लिखो, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, लिखो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मैं ये क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं ये भी सिखाऊंगा आपको, ताकि क्वेश्चन जब आप लिखो ना, ठीक है, जैसे आप पूछ रहे थे ना मेरा पेपर चेक हुआ कि नहीं, बेटा मैं बताऊंगा कि आपने लिखना कैसे है। ऐसा लिखना है कि इंपैक्टफुल आपका आंसर होना चाहिए, मजा आ जाए लिख के। ठीक है, उसकी टेक्निक मैंने जो आपको एक और नोट्स शेयर किए ना, मैंने एक टर्म, मुझे फेमक में एक टर्म यूज करनी है, एडजुडिकेशन, उस पर मैंने आपको नोट्स भेजे हैं। तो कुछ इस तरह से अंदाज से आपने लिखनी है। मैं लिखने की टेक्निक, मेरे वो भेजने का मतलब ये है कि मैं लिखने की टेक्निक भी सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आपने लिखना है कि उसको ये लगे कि ये आदमी है या मशीन है, कि इतना जबरदस्त इसका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, सिस्टमैटिक लिखना है बेटा। देखो, आप में से आप सब बच्चे पढ़ रहे हो, किसी माई के लाल का इंडिया में रैंक भी आएगा, तो क्या फर्क है आपके और उसमें? जो रैंक लेकर आएगा वो भी वही किताब पढ़ रहा है, आप भी वही किताब पढ़ रहे हो, तो वो कुछ ना कुछ तो अलग से करेगा ना बेटा। वो क्या अलग से करेगा? अरे उसकी प्रेजेंटेशन मैटर करेगी बस। एक दाल मखनी आप 5 स्टार होटल में भी खाते हो, एक दाल मखनी आप वो सामने रेडी पे भी खाते हो, दोनों में क्या फर्क है? सिर्फ प्रेजेंटेशन का
सिर्फ एनवायरनमेंट का। तो आप आपका एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करके आओगे? पेपर के थ्रू, आपकी राइटिंग के थ्रू। तो राइटिंग जबरदस्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो, जबरदस्त होनी चाहिए कि नहीं? भाई मेरी राइटिंग से मेरा फ्यूचर डिटरमाइन होगा, जो मैं लिख के आऊंगा उससे डिसाइड होगा कि मैं एग्जाम में, मैं लाइफ में क्या बनूंगा। अच्छा, इतनी इंपॉर्टेंट है तो उस पर काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो, करना पड़ेगा ना बच्चों। कि अपने आप हो जाएगा कि एक दिन रात को सो के उठोगे और चमत्कार हो जाएगा? तो क्लेम करके काम करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो बेटा मैं आपको सिखाऊंगा कि लिखना कैसे है। तो एक क्वेश्चन लिखो, शाबाश, इसकी लिखने की प्रैक्टिस करना तुम, फिर मुझे भेजना और मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें क्या बेहतर कर सकते हो। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, entered into an oral agreement to refer their future disputes to arbitration. Being a legal expert advise Mr. A and Mr. B. Being a legal expert advise Mr. A and Mr. B whether, number one, whether future disputes could be referred to arbitration. क्या future disputes refer हो सकते हैं? Whether future disputes could be referred to arbitration, number one. Number two, if yes, then advise him how. If yes, ये नंबर टू, दो क्वेश्चन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा आपका 6 नंबर का। तो पहला इसका आंसर तो क्लियर है, सब सेक्शन 1 में लिखा है कि पास्ट और फ्यूचर डिस्प्यूट्स कुड बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन। ये बात तो सही है कि फ्यूचर डिस्प्यूट्स, मैं बता रहा हूं उसका आंसर, हिंट दे रहा हूं, लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी चलेगी इसमें। पहले मुझे दिखाओ कि कितना तुम्हें आता है करना, क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम सीख कर आए हो अब तक। ऐसे तो नहीं आए ना, यहां तक पहुंचे हो तो एग्जाम पास करके ही आए हो ना। तो पहले मैं आपकी क्वालिटी चेक करना चाहता हूं, ठीक है? पहले आप मुझे लिखकर उसको अच्छे से पीडीएफ कन्वर्ट करके भेजोगे, ऐसे नहीं कि फोटो खींच के। फोटो जो खींच के करेगा उसको मैं चेक नहीं करूंगा। पीडीएफ आपने आंसर लिखना, पीडीएफ में कन्वर्ट करना, फिर मैं आपके आंसर्स को चेक करके बताऊंगा कि आपके अंदर क्या सुधार की और गुंजाइश है, ठीक है? क्या क्या टेक्निक आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, मैं भी सिखाऊंगा आपको कैसे करना चाहिए और आप भी, ठीक है? तो हो सकता है कि आपके अंदर और अच्छी कैपेसिटी हो और मैं आपको गाइड करूं, और आप, है ना, इसलिए अगर आपको जरूरत है तो मैं आपको गाइड करूंगा। तो वो कैसे करूंगा? जब आप अपनी राइटिंग मेरे को शो करोगे, तो लिख के दिखाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? भाई फ्यूचर डिस्प्यूट्स कुड बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन, जैसा कि हम सब सेक्शन 1 में हम देख कर आए हैं कि फ्यूचर पास्ट डिस्प्यूट्स भी रेफर हो सकते हैं और फ्यूचर डिस्प्यूट्स भी रेफर हो सकते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने पे पता लगता है कि उनके बीच में क्या था? ओरल एग्रीमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? Since parties to dispute entered into an oral agreement and as per provision of section 7 subsection 3, arbitration agreement must be in writing। और वो उन्होंने कैसे किया? ओरल किया। तो ये डिस्प्यूट रेफर हो सकता है क्या? नहीं। Since the arbitration agreement is in oral format, so such dispute could not be referred टू द आर्बिट्रेशन। अब उसने कहा है कि सलाह भी दो, सलाह दो, तो एज पर, ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आई वुड एडवाइज द पार्टीज। क्या लिखोगे बेटा? जैसे लैंग्वेज है ना क्वेश्चन की लैंग्वेज, ठीक है, वैसे ही अपना आंसर ट्रांसफॉर्म करो। उसने एडवाइस देने के लिए कहा ना, तो एडवाइस दो। आई वुड एडवाइज द पार्टीज टू द डिस्प्यूट टू एंटर इनटू अ फ्रेश आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन राइटिंग। समझ में बात? ये बच्चे वो लिख कर आएंगे जिनके रैंक आएगा, ये लाइन, वो खुश हो जाएगा, अरे वाह भाई वाह, ये है कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बनने के लायक, ठीक है? समझ में बात? तो इसके 3 आंसर होंगे आपके पार्ट के। आप लिखना अपने आप, मैं नहीं लिखवाऊंगा बेटा, मैं लिखवाऊंगा तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी नहीं वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है बेटा? प्रैक्टिस करने के लिए मैं समझा दिया, अब लिखो तुम, ठीक है? लिखकर, मैं कहीं गलती करोगे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, और मैं आपको अभी आज या कल में लिखना भी सिखाऊंगा, स्टेप्स क्या होते हैं,
उसके लिए पहले आप एडजुडिकेशन वाली क्लास हम फेमा में हम करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे ही कुछ कुछ आपकी प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? आइए सब सेक्शन 4 पे चलते हैं। तो ओरल एग्रीमेंट विल नॉट डू, शाबाश लिख लो, ओरल एग्रीमेंट विल नॉट डू। ठीक है, पार्टीज नीड टू एंटर इनटू रिटन एग्रीमेंट, पार्टी को रिटन एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा अगर वो एडीआर को यूज करना चाहते हैं। तो पहले जैसे मैं बताया सब सेक्शन 1 में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या देता है? मैंडेट। मैंडेट का मतलब क्या बताया था? पावर। शाबाश, मैंडेट का मतलब क्या बताया था? पावर। समझ आ रही बात है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सब सेक्शन 4 पे पढ़ेंगे, चलेंगे। An arbitration agreement is in writing if it contained in, अब ये arbitration agreement in writing तो कर लिया, पर करोगे कैसे? पहले हमने सीखा कि किस फॉर्मेट में हो सकता है। अब इन राइटिंग भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हमने व्हाट्सएप चैट करी है, हमने ईमेल किया है, हमने एक कागज पे लिख लिया, हमने जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर यूज किया। अरे करना कैसे है, कहां पे लिखना है ये चीज? तो सब सेक्शन 4 उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर आर्बिट्रेशन आपका क्लियर है, पावरफुल है, तो आपकी जबरदस्त वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है रिटन वर्क। एनी पीस ऑफ रिटन वर्क इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। कि किसी भी डॉक्यूमेंट को पे लिख लो और उस पे दोनों पार्टीज के साइन कर लो, बस इतना ही चाहिए। स्टाम्प पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्लेन कागज पे लिख लो कि भाई तेरे मेरे बीच में ये रिश्ता है और हमारा झगड़ा हुआ तो हम अपना डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के पास लेकर जाएंगे। क्लियर है बच्चों बात? बोलो। चलो सर, एक क्लोज क्लियर है, क्लोज बी पे आ जाओ। एन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। ठीक है, मिस्टर ए ने लेटर लिखा, वहां पे उसने आर्बिट्रेशन का प्रपोजल दिया कि देख भाई ऐसा है कि कल को डिस्प्यूट हो जाए ना तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन के थ्रू जाएंगे। और इस बात का जवाब दिया मिस्टर बी ने, हाँ भाई ठीक है, आई एम ऑल्सो एग्री। दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हुआ तो मान लिया जाएगा कि उनके बीच में रिटन एग्रीमेंट। या दोनों के बीच में टेलीग्राम्स हुआ। टेलीग्राम, वो टेलीग्राम पोस्टल टेलीग्राम, वो टेलीग्राम ऐप नहीं जो आजकल आप यूज करते हो। ठीक है, आजकल कौन यूज करते टेलीग्राम, लेकिन 1996 में यूज करते थे टेलीग्राम। ठीक है, और अदर मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये बाद में ऐड किया। ठीक है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी दोनों के बीच में व्हाट्सएप पे बात हुई तो भी मान लिया जाएगा कि क्या है, व्हाट्सएप इज व्हाट, अ मोड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ईमेल हुआ दोनों के बीच में, ए ने बी को ईमेल किया, बी ने ए को ईमेल किया, तो इसको बोलेंगे टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन मतलब जो आप टेलीफोन को यूज करके, फोन को यूज करके, सेल फोन को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके जो कम्युनिकेट करते हो उसे टेलीकम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे व्हाट्सएप हो गया, जैसे है ना मैसेज हो गया, टेक्स्ट मैसेज किया, उसने भी उसका रिप्लाई किया टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज या मेल, किसी भी फॉर्म का टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, विच प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट, विच प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट, जो कोर्ट में बाद में एज अ रिकॉर्ड पेश किया जा सके, देखो जी हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, उसको भी मान लिया जाएगा कि क्या है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। और an exchange of statement of claim and defense in which the existence of agreement is alleged by one party and not denied by the other party। दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, वो उसको लेटर लिख रहा है, वो उस लेटर में वो उसके ऊपर रिजल्ट कर रहा है कुछ और वो उसके ऊपर कुछ एलिगेशन लगा रहा है, दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ लेटर्स ऐसा कुछ हो रहा है, मैसेजेस, हॉट मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं झगड़े के, जिसमें एक पार्टी ने ये एलिगेशन लगाया था कि भाई देख तेरे में और मेरे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। जब एक ने एलिगेशन लगाया और दूसरे ने उस चीज को डिनाई नहीं किया, मैंने आपको एक लेटर लिखा, आपके ऊपर मैंने 3-4 इल्जाम लगाए, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, और फिर एक बात लिखी कि देख हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, और तुमने उस लेटर का जवाब दिया और अपने उस लेटर के रिप्लाई में तुमने ये बात डिनाई नहीं किया कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहां है, तो भी मान लिया जाएगा कि आपके बीच में क्या है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट।
क्या? अगर एक पार्टी ने क्लेम किया, आपका नाम बताओ। दिविजा ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है लेकिन उसके बावजूद एक पार्टी ने एजर्ट किया लेटर के अंदर और दूसरी पार्टी ने उसको डिनाई नहीं किया, फिर भी मान लिया जाएगा चाहे नहीं भी होगा। समझ में ये बात की नहीं? गुड क्वेश्चन, यू आस्क गुड क्वेश्चन। अगर उनके बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है लेकिन एक पार्टी ने क्लेम कर दिया है और दूसरी पार्टी को क्या करना चाहिए? डिनाई करना चाहिए। ठीक है, समझ में ये बात की नहीं है? तो तीनों क्लोज को आप ध्यान से एक बारी मन में पढ़ो बेटा, जोर से नहीं, मन में आप एक बारी ध्यान से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। यहां मैं 2 मिनट का पॉज ले। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आएगा सबसे इंटरेस्टिंग सब सेक्शन, इसका सब सेक्शन 5। ठीक है, सब सेक्शन 5, ये भी इसकी लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को लेकर ही है ये भी। द रेफरेंस in a contract to a document containing an arbitration clause constitute an arbitration agreement if the contract is in writing and the reference in such as to make that arbitration clause part of the contract। क्या है इसका मतलब बेटा? देखो, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने किसी डॉक्यूमेंट को रेफर किया, एक दूसरे डॉक्यूमेंट में रेफर किया, और ये जो डॉक्यूमेंट रेफर किया, ठीक है, डॉक्यूमेंट एक्स, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट एक्स रेफर किया उन्होंने। इस डॉक्यूमेंट एक्स में ये लिखा हुआ है कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और अगर ये डॉक्यूमेंट एक्स इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तो मान लिया जाएगा कि दोनों के बीच में क्या है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। दोबारा से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 7, ठीक है। मैक्सिमम लोग यहां तक पहुंचते ही नहीं है, सब सेक्शन 5 तक पहुंचते ही नहीं है, लेकिन इस पे ईपीक्यू क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है बेटा 4-5 नंबर का। ध्यान से सुनना लैंग्वेज को, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एक मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक कागज पे लिख लिया, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट एक्स की चर्चा करी, और वो डॉक्यूमेंट एक्स इसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट एक्स के ऊपर एक बात लिखी हुई है कि हमारे बीच में क्या है? आर्बिट्रेशन। तो मान लिया जाएगा कि दोनों के बीच में क्या है? आर्बिट्रेशन है। दोनों के बीच में क्या है बेटा? आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब इस लैंग्वेज को एक बार ध्यान से सीखेंगे। द रेफरेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में एक डॉक्यूमेंट रेफर हुआ। The reference in a document to a the reference in a contract to a document containing an arbitration clause constitute an arbitration agreement if the contract is in writing and the reference in such as to make that the arbitration clause part of the contract। ठीक है बेटा, थोड़ी हार्ड है, कॉम्प्रीहेंड करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको, याद करने में भी इसे, बट जो मैंने एग्जाम्पल दिया है इससे मेरे ख्याल से बात समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा यहाँ पे सेक्शन 7 समाप्त होता है। तो आओ एक बारी सेक्शन 7 को हम वापस जाके पूरे सेक्शन को रिपीट करते हैं बेटा, पूरे सेक्शन को एक बारी रिवाइज करें। सेक्शन 7 इज वन ऑफ द मेन सेक्शंस बेटा। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पढ़ रहे हो तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एक लिस्ट बना लो, ठीक है, आओ एक लिस्ट बनाते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना बेटा, तो 90% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं एग्जाम में, उसकी एक लिस्ट बना लो। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस लिख लो बेटा, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर एग्जाम, ठीक है। शाबाश, इन सेक्शंस की एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 7, ठीक है, जो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 11, 12, 13, 16, 34, ठीक है। ये वैसे तो और सभी पढ़ने हैं हमें, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इन सेक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो जहां मैटर करेगा वहां मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, लेकिन तुम्हें भी जो मटेरियल आपके पास है उसे बहुत पढ़ना है। एक एक वर्ड आपके जो चैप्टर का वो आपने पढ़ना है,
ठीक है, रीडिंग आपकी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि वर्ड्स नदी की तरह बहें आपके माइंड में, वर्ड्स का क्रंच ना हो, कमी ना हो शब्दों की, ठीक है। शाब्दिक तौर पे आप अमीर होने चाहिए, गरीब नहीं, शब्दों की गरीब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मनी वाइज गरीब बेशक हो चलेगा, लेकिन शब्दों की गरीब नहीं होनी चाहिए, वोकेबुलरी आपकी एनरिच्ड होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। समझ में आई बात की नहीं? आओ एक बारी पूरे इस सेक्शन को हम एक बारी रिपीट करते हैं, शाबाश। आओ, क्या सीखा बच्चों हमने देखो, हमने सीखना है एक अल्टरनेट डिड्यूशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं क्या? एडीआर। क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम? एडीआर। एडीआर बोले तो वेरी गुड, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसमें क्या क्या चीजें आती है? नंबर 1 आर्बिट्रेशन, नंबर 2 कॉन्सिलेशन, नंबर 3, नंबर 4 नेगोशिएशन, और इसमें से हमने क्या स्टार्ट किया है? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन की शुरुआत कैसे होगी? वेरी गुड, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है बेटा। तो ये आर्बिट्रेशन एक्ट जो एग्रीमेंट है, ये डिफाइंड है कहां पे? सब सेक्शन 1 में, ठीक है। ये किसके लिए हो सकता है? डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, और ये डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकती है या अदरवाइज भी हो सकती है। पास्ट डिस्प्यूट भी रेफर हो सकते हैं और प्रेजेंट डिस्प्यूट भी रेफर हो सकते हैं। सब सेक्शन 1 इतनी सी बात कर रहा है, क्लियर है बात आपको? सब सेक्शन 2 पे आ जाओ बेटा। सब सेक्शन 2 कहता है कि फॉर्मेट क्या रहेगा। फॉर्मेट दो तरीके से हो सकता है, या तो आप आर्बिट्रेशन क्लोज लिख लो अपने मेन एग्रीमेंट में, या आप सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना लो। क्लियर है दोनों बातें? शाबाश। नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 क्या आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग ओनली। अगर पहले ओरल एग्रीमेंट था तो उनको पहले क्या करना पड़ेगा? रिटर्न में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, फिर जाके वो आर्बिट्रेशन को इन्वोक कर सकते हैं। लेकिन अगर ओरल एग्रीमेंट के बेस पे जाना चाहते हैं तो वो आर्बिट्रेशन को इन्वोक नहीं करा पाएंगे। बोलो समझ में आए कि नहीं? ठीक है। नंबर 4, नंबर 4th पॉइंट, ठीक है, कह रहे जी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट कंटेन इन। तो इन राइटिंग तो होना चाहिए, लेकिन कैसे हो सकता है भाई? चाहे वो एक कागज पे साइन कर ले, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन कर ले, ठीक है, चाहे वो एक दूसरे पे एलिगेशन लगाए और दूसरी पार्टी अगर डिनाई नहीं करती तो भी मान लिया जाएगा, ठीक है बेटा। और सब सेक्शन 5 कहता है कि अगर उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में किसी दूसरे दस्तावेज को रेफर किया है और उस दूसरे दस्तावेज पे लिखा है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो भी मान लिया जाएगा कि क्या है? दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। तो ये हमने बेटा सीखा सेक्शन 7 पूरी तरीके से आर्बिट्रेशन का, और अगले आने वाली क्लासेस में मैं फर्दर सेक्शन भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप 5 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको, ठीक है। एक बार आप एनालिसिस कर लो। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। कविश कह रहे हैं सेक्शन 7 सेक्शन 5 में रिपीट करूँ बेटा, ठीक है। देखो बेटा, तुम्हारे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब बेटा कॉन्ट्रैक्ट में ना कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कागज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हम जब भी किसी एक जगह पर दूसरे डॉक्यूमेंट्स को रेफर करते हैं तो हम अक्सर, जब मैं आपको प्रोफेशनल में आओगे ना बेटा, ड्राफ्टिंग पेपर मैं पढ़ाता हूँ प्रोफेशनल का, ठीक है, अपनी एडवर्टीजमेंट भी कर रहा हूँ साथ में, है ना। जब तू आएगा तो मेरे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वहां पे हम एग्रीमेंट लिखना सिखाते हैं, रियल टाइम में एग्रीमेंट कैसे लिखते हैं पार्टीज के साथ, ठीक है। तो उसमें कई बारी बेटा हम बार बार एक डॉक्यूमेंट का यूज हो रहा है, जैसे एक डॉक्यूमेंट एक्स है, उसका बार बार यूज हो रहा है, तो हम वहां पे लिख देंगे सी एनेक्चर 1, वहां पे डॉक्यूमेंट एक्स मिलेगा, मतलब एनेक्चर 1 एनेक्चर 2। एग्रीमेंट तो बेटा स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है ना, अब बाकी और दस्तावेज हैं वो उसके साथ हम एनेक्स करते हैं, एनेक्स मतलब अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब बार बार जहां उन दस्तावेज का यूज होगा तो हम लिख देंगे रेफर एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 एनेक्चर 3, ठीक है बेटा। ऐसे ही हम एनेक्चर 1 को रेफर किया, एनेक्चर 1 में एक डॉक्यूमेंट था, उसका नाम था एक्स, उसमें लिखा था कि हमारे बीच में क्या है? आर्बिट्रेशन क्लोज। यानी अगर, कहने का मतलब ये है, अगर आर्बिट्रेशन का जिक्र मेन एग्रीमेंट में नहीं है, किसी दूसरे दस्तावेज में है, और वो दूसरा दस्तावेज उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, तो मान लिया जाएगा कि क्या है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। समझ में बात करनी? जरूरी नहीं कि आपने ये लैंग्वेज लिखनी है, आप इस लैंग्वेज को भी एज इट इज याद कर सकते हो। देखो बेटा, दो बातें हैं यहाँ पे। अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर लीगल लैंग्वेज यूज करें या अपनी लैंग्वेज यूज करो। अरे भाई अपनी यूज करो, लेकिन जब मैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 पढ़ूं और तुम्हारी लिखी हुई बात भी पढ़ूं तो दोनों का मतलब एक जैसा होना चाहिए।
समझ में आई बात कि नहीं आई? अरे एज इट इज अगर भगवान ने ये गुण दिया है तुम्हारे को, तुम पढ़कर एज इट इज छाप सकते हो, तो यू आर ब्लेस्ड। ठीक है, बता देना, आपकी फोटो खींच के मैं भी लगा लूंगा रूम में, आपको रोल मॉडल मान लूंगा अपना। अगर तुम पढ़कर एज इट इज लिख सकते हो तो बेटा यू आर ब्लेस्ड। अपने फायदा उठाओ, गॉड गिफ्टेड चीज है ये तो, कि जो तुम पढ़ते हो तुम्हें याद हो जाता है। मेरे को तो नहीं होता, मैं तो अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ, और जरूरी भी नहीं है कि आप एज इट इज लिखो, लेकिन आप जो लिख रहे हो और जो सेक्शन लिख रहा है, दोनों का मीनिंग, सेक्शन तो कह रहा है कि ऐसे ऐसे अमृतसर जाओ, आप कह रहे हो ऐसे ऐसे दिल्ली जाओ। सेक्शन भेज रहा है अमृतसर और आप कहां भेज रहे हो? दिल्ली। उल्टा लिख रहे हो आप। बात का, हम हरियाणा में बोलते हैं, बात का बतंगड़ बना दिया आपने। हाँ, अगर आपकी लिखी हुई लैंग्वेज में बात का बतंगड़ बन जाता है तो फिर अपनी लैंग्वेज ना लिखो। कब तक ना लिखो? जब तक आपके अंदर ये गुण, ये अदा पैदा ना हो जाए, तब तक रट्टे मारने का सहारा दो। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ज्यादा मेहनत करो, कहने का मतलब ये प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस से ही आप ये जंग जीत पाओगे। इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए, ग्रामर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके लिए वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसमें मैं आपकी बहुत हेल्प करूंगा, और आप, ठीक है बेटा, आप बस इन्वॉल्व होके पढ़ो। ठीक है, जितना आप इन्वॉल्व होगे उतनी जबरदस्त आपकी लर्निंग होगी। ठीक है, तो एक इंग्लिश में एक कहावत है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। लर्निंग, रियल लर्निंग, बोलो मेरे पीछे, लर्निंग, रियल लर्निंग कम्स थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। सीखने का सीधा सा नियम है। ठीक है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज करते, कुछ भी सीख सकते हो। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि तुम भगवान को, ईश्वर को पा सकते हो। अरे तो कुछ भी नहीं है, ACS की डिग्री क्या है, ये लॉ की डिग्री कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब तुम कुछ भी कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके अंदर लग रहा है आपको कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है, कि आपको लग रहा है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब आपका पार्टिसिपेशन कमजोर है। पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर दो, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, सब चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, आप सुनते हो पहले, फिर उसको समझो, फिर उसको रिकॉल करो, फिर उसको मेमोराइज करो, फिर उसको रिप्रोड्यूस करो। आप देखो आप कहां लैग करते हो, पार्टिसिपेशन इंक्रीज करो, छा जाओ। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू। हम एक ब्रेक लेंगे, लंच ब्रेक लेंगे, उसके बाद मिलते हैं और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।